राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार की ओर से पहला अंतरिम बजट पेश किया गया है। बजट लेखानुदान 22 साल बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। इस बजट में कई सारी घोषणाएं की गई है, तो वहीं कई चीजें ऐसी हैं जिन पर विपक्ष निशाना साधने वाला है। बजट पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सीए प्रियव्रत शर्मा जी। प्रियव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं कांग्रेस नेता सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता कमल जैन। सबसे पहले सवाल करूंगा सीबी यादव जी से। सीबी यादव जी, कांग्रेस नेता के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हैं। बजट पेश कर दिया गया है, भजनलाल सरकार ने पहला बजट पेश किया है। कई सारे वादे किए गए थे, चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और हालांकि ये लेखानुदान है, बजट पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इस बजट से जो उम्मीदें थी जनता को, कितनी सरकार ने वो उम्मीदें पूरी की है? आपकी नजर में यह बजट कैसा है? सीबी यादव जी। शुक्रिया आशीष जी। ये जो बजट था, उस बजट में बेसिकली 4 महीने का लेखानुदान है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक का। और इसके भीतर जनता को एक अपेक्षा थी कि जो वादे किए थे सरकार ने, उस वादों में कुछ चीजें होगी। मुख्य बातें जो थी उनमें से एक बात नहीं आई है। पहली बात थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का नीतिगत दृष्टिकोण क्या है, इस बजट में एक शब्द नहीं कहा गया है। अभी भी कर्मचारियों को कंफ्यूज रखा गया है। जो चिरंजीव योजना का नाम बदल दिया गया है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना की गई है। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि जो 25 लाख तक की जो फ्री इलाज की सुविधा मिल रही है वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। ये एक बड़ा इसमें गफला है। आरजीएचएस पे कोई जानकारी नहीं है कि वो जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी भी ये बजट जो है पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो 2 चीजें हैं। वेट को कम करने की तो पूरे चुनाव के भीतर ये था कि वेट को कम किया जाएगा, और ये तो सभी को एक अपेक्षा थी कि कम से कम इसे कब का ही कर दिया जाना चाहिए। कम से कम इस बजट में तो जरूर डिक्लेरेशन होती। उस पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की कोई डिक्लेरेशन इसमें नहीं है। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। गेहूं पर 2700 रुपए खरीद की गारंटी का इनकी एक गारंटी थी, उस पर एक बात नहीं बोली गई है। और कहा गया है इसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये है कि 150 रुपए बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अरे भैया, कांग्रेस सरकार ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया था, और उस सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहले से ही 15% हर साल ग्रोथ होनी थी। इसमें आपने जारी क्या किया है? बल्कि इसमें एक नई चीज कही कि हम 5 लाख गोपालकों को हम वो देंगे, आपका कर्ज देंगे। तो कर्ज देना भी क्या सरकार की उपलब्धियां? मुझे लगा नहीं कि इस बजट में कोई भी चीज कही गई है इस लेखानुदान में। इससे ज्यादा निराशाजनक बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये सीबी यादव जी का आरोप था कि इस बजट में जनता को निराशा हाथ लगी है। मेरे साथ बीजेपी के नेता स्टूडियो में मौजूद है सीए प्रियव्रत शर्मा जी। प्रियव्रत जी, जो आरोप लगाया गया है, जिस प्रकार से चुनावी वादे किए गए थे, चुनाव में जब चुनावी सभाएं देखी जा रही थी, पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा था, वहां पेट्रोल डीजल की रेट क्या है, यहां क्या है, जनता को उम्मीद थी। और जैसा कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल को लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई है, टैक्स की कटौती की घोषणा नहीं की गई है, बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट को आप किस नजर से देखते हैं? और सीबी यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं, उनको किस प्रकार से आप उनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यशस्वी वित्त मंत्री जी को इतना श्रेष्ठ और उत्तम बजट लेखानुदान प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आर्थिक कुप्रबंधन के कारण राजस्थान को आर्थिक रूप से एक आर्थिक आपदा के रूप में राजस्थान राज्य को इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। पिछली सरकार ने इतना जीडीपी 37% जीडीपी का डेट हो गया था राजस्थान के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट 4.6 से ऊपर हो गया था। और जो इनके बजट थे, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी का एक विचार है कि हम कोई भी आपदा उसको भी अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी के चलते पिछले सरकार का जो बजट था 3,90,000 करोड़, उसका न केवल साइज बढ़ाया, 4,86,000 करोड़ रुपए किया, जबकि फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने की इसमें प्रतिबद्धता दिखाई है। 3.6% का फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है। इसमें सभी सेक्टर्स को साथ में लेकर चलने की बात की गई है। आप बात करें, 1500 करोड़ रुपया सड़कों के लिए अतिरिक्त दिया गया। अपन सोलर के लिए 5,01,00,000 करोड़ जो घर है, उसमें 5 लाख घरों को सोलर में राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगेंगे। उसके अलावा 300 यूनिट तक की बिजली फ्री करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जो 100 यूनिट चल रही है सोलर प्लांट के कारण जो होगी।
उसके बाद 25 लाख परिवारों को जल से नल देने का काम किया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में इन्होंने कुछ काम किया नहीं, सबके घोटाले सबके सामने है पीएचडी के कि इन्होंने क्या किया। लेकिन हमारी सरकार अब 25 लाख परिवारों के नल से जल का जो काम होगा वो होगा। ईआरसीपी का हमने तुरंत करके दिखा दिया और इसकी साइज भी बढ़ा दी। जो पहले 13 जिलों को मिलने वाला था पानी, अब 21 जिलों को मिलेगा। और 37,000 करोड़ में 13 जिले थे, अब 21,000 करोड़ के अंदर 45,000 करोड़ के अंदर 21 जिलों को पानी मिलेगा। तो ये हमने सब चीजें की। उसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बढ़ाया गया 2.2 को, जिसमें कि 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद वंचित क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सनातन सत्य के साथ चलने वाली, सनातन हमारा आधार है, उसको आत्मसात करके चलने वाली हमारी सरकार ने 20 श्रेष्ठ जो धार्मिक स्थल है उनकी सुंदरता, उनकी सौंदर्यीकरण, उनकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए, जनता को तकलीफ नहीं हो उसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे, जो हरित क्रांति में बढ़ता हुआ एक कदम है। उसके अलावा 1 लाख ऋण जो गौपालकों को दिया जाएगा, जो गौ सेवा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और 1 लाख ऋण इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा 5 लाख गौपालकों को। उसके अलावा हमने जो अभी इसमें घोषणा की है कि बुजुर्गों को 50% की छूट रोडवेज के अंदर महिलाओं और बुजुर्गों को जो दी गई है 30 से 50% की छूट दी गई है। कंपोजिट मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे हर जिले पे। आजकल फिजियोथेरेपी की समस्या सभी को हो रही है, तो सभी जिलों के अंदर कंपोजिट मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होगा और वृद्धों को, जो बुजुर्गों को वहाँ पे फ्री सेवा मिलेगी। उसके अलावा 5,80,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज भार था वो हमारा 16 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के ऊपर था। अभी हमारी जो 37% जीडीपी डेट है वो हमने सेम रखा, उसको बढ़ाया नहीं है अभी भी, जो कर्ज बढ़ेगा। तो उसके 17,000 पदों की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। और बाकी शिक्षा कैलेंडर, जो परीक्षा का कैलेंडर 1 साल का, वो क्लियर किया जाएगा कि भाई 1 साल में आने वाली समय में क्या क्या परीक्षाएं होगी, जिससे कि विद्यार्थी और युवा यहाँ का कंफ्यूज नहीं हो और वो अपनी तैयारी करे। पेपर लीक की समस्या के लिए हमने एसआईटी गठन कर दिया और पेपर लीक अब हमारी सरकार में असंभव होगा। पेंशनरों के लिए भी हमने काम किया। आपदा नियंत्रण के लिए पुलिस का जो कोटा बजट बढ़ाया वो भी 200 करोड़ रुपया उसका और बढ़ाया है। बेटी होने पर 1 लाख रुपए की घोषणा की है। उससे धरोहर संरक्षण के लिए हमने ऑलरेडी धरोहर संरक्षण समिति का अध्यक्ष कल ही नियुक्त किया है। तो हमारी राजस्थान राज्य का, प्रदेश के धरोहर की कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे उनका मान सम्मान बढ़ा जाए और कैसे उनको पर्यटन के क्षेत्र में उपयोग कर आर्थिक समृद्धि राजस्थान प्रदेश में की जाए। उसके अलावा गोवर्धन, जैसे अभी ऐतिहासिक स्थलों की बात होगी, वैट एमनेस्टी और टैक्स एमनेस्टी, जो पुराने मैटर पड़े हैं, जो वैट में और टैक्स में लैंड टैक्स को पूरा समाप्त कर दिया, एमनेस्टी स्कीम को ला करके सारे विवादों को खत्म करके आम आदमी को, आम व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कृषि कनेक्शन को 6 इंस्टॉलमेंट तक का वो किया गया है। उसके अलावा आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ई रजिस्ट्रेशन होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और आपका ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डिजिटलाइजेशन का भी उपयोग पूरा किया गया। चीनी और गुड़ के ऊपर जो मंडी में व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है मंडी टैक्स से। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस बजट के अंदर, मैं तो ये कहूंगा लेखानुदान होते हुए भी पूर्ण बजट के रूप में दिया कुमारी जी का पहला बजट था ये। फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी घोषणाएं करके प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया और आर्थिक प्रबंधन, जो कुप्रबंधन था उसमें बेस्ट आर्थिक प्रबंधन की इसमें झलक देखने को मिलती है। और सच मायने में उन्होंने नारी तू नारायणी के सनातन सत्य को साकार करता हुआ प्रदर्शित किया। बिल्कुल, प्रियव्रत जी ने जो बातें बताई है, जो घोषणाएं की गई है बजट में, उनको लेकर के अपनी बात रखी है। तो क्या सीबी यादव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सीबी यादव जी, ये क्या लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया बजट है और इस बजट में क्या घोषणाएं जो की गई है धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आशीष जी, कहां घोषणा है, कहां बजट है? आपको जानकारी होगी कि जब कोविड काल में जो एक पैकेज घोषित किया था 20 लाख करोड़ रुपए का, आपको पता है उसमें कुछ भी आज तक आपने कोई 1 लाख करोड़ छोड़ो 1 रुपया की कोई घोषणा नहीं थी। और कम से कम 7 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री जी ने लगातार 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज घोषित करते गए। इसी तरह से मैं इस बजट में देख रहा हूं, मुझे छोड़िए, आप एक पत्रकार के तौर पर इसमें कौन सी एक घोषणा और चीज वो देख रहे हैं जो चुनाव में कमिटमेंट किया गया था वो पूरा कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं 150 रुपए, ये तो बजट फट के बता रहे हैं 150 रुपए बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट में 15% हर साल ग्रोथ करने का माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने पहले ही कर दिया था। आपने क्या किया? आपको जो करना था काम, उसमें इसे एक काम भी किया हो तो आप बताइए। ईआरसीपी को लेकर घोषणा की गई है। ईआरसीपी बड़ा मुद्दा था पूरे 5 साल जब सरकार में कांग्रेस थी और ईआरसीपी को लेकर खींचतान चल रही थी राज्य और केंद्र के बीच में। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू हुआ है और आज बजट में भी ईआरसीपी का जिक्र किया गया। क्या कहेंगे?
आपका पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना आपका सबसे बड़ा चुनावी डिक्लेरेशन था कि हम पहले करेंगे। ईआरसीपी पे बात करिए, ईआरसीपी को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब ये तो एक ऐसी स्थिति जिसके जो जनता सीबी के यादव सामने जी, रख सीबी करके आप यादव जी, वोटों ईआरसीपी को लेकर क्या कहेंगे? पहला ईआरसीपी के तो इस बजट में कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है। ईआरसीपी जो एमओयू हुआ है आशीष जी, जो एमओयू हुआ है वो एमओयू सामने नहीं ला रहे हैं कि उस एमओयू में है क्या, वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, वो दिखाई नहीं रहे कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अंदर है क्या, केवल बता रहे हैं हमने एमओयू कर दिया, हमने एमओयू कर दिया। कितना पानी है, कितना अलोकेशन है, ताकि हम उसमें कोई बात तो कहें। बिल्कुल उसको बिल्कुल। सीबी यादव जी, आप बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता कमल जैन जुड़े हुए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, महिलाओं पे केंद्रित यह बजट रखा गया है, महिलाओं को रोडवेज में यात्रा में 50% की छूट दी गई है, बुजुर्गों को समर्पित बजट यह माना जा सकता है, युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने की बात कही जा रही है। आपकी नजर में क्या, किस प्रकार से इस बजट को देखते हैं आप? देखिए आशीष, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उसे महिलाओं, युवाओं, कृषि पर फोकस रखा गया है, लेकिन व्यापार जगत, उद्योग जगत ने भी इस बजट का स्वागत किया है। और मेरे साथ कौनसी राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। देखिए, व्यापार उद्योग के विकास में हम बहुत आकाशी की बजट में सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल में आपका स्वागत करूंगा। करीब 22 साल बाद महिला एक मंत्री के रूप में माननीय दिया कुमारी जी ने आज सदन पे बजट पेश किया। हालांकि ये बजट पूर्ण बजट की है, लेखानुदान है, अल्पकालीन बजट है, फिर भी कुछ प्रावधानों के हुआ, जैसे चीनी गुड़ पे मंडी टैक्स को समाप्त करना, बैंक टैक्स को समाप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करना, ये सब स्वागत कदम है। किंतु हमारी जो मांग है वो भी बहुत ज्यादा थी। हमसे आज सवेरे भी मेरे से मांगा गया कि व्यक्ति पे फायर एजेंसी के नोटिस आते हैं जो लाखों लीटर, हजारों लीटर के टैंक बनाने पड़ते हैं और उसको खत्म किया जाए। किसी भी में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि राजस्थान ऐसी पानी की कमी से जुड़ रहा है और तुम्हें इससे कोई पेट्रोल डीजल जो कोई इंडस्ट्री चलाने के फाइनेंस में कोई फैक्टर देते हैं। ऐसे में फ्यूल पर हमको पूरी आशा थी और माननीय प्रधानमंत्री ने भी काफी बात कहा कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो हम इसको पुनर्विचार करेंगे, लेकिन इस पर भी अंत करके अंत किया गया। हमको आशा है उनका भी बजट आएगी तो हमारी मांगे सारी वजह से इंडस्ट्री को वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देना बहुत जरूरी था। तो अब यूनियन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने वेयर हाउस की इंडस्ट्री का दर्जा दे रखे हैं, लेकिन उनको क्योंकि सरकार की सहायता पहुंचता है वो अभी तक वेयर हाउस की इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दी। आपसे चैनल हमारी मांग ली कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा अभिनंदन लेखानुदान जब पारित में भी होता है बजट में इसको कराया जाए। इसके अलावा अम्बाबाड़ी जो सीतापुरा है, जो फ्लैटों की बुटिया बनाने का जो वर्षों पुरानी मांग थी, उससे सीतापुरा हमारा जो है अम्बाबाड़ी लागू आने से अम्बाबाड़ी के आस पास के जितने भी इंडस्ट्री है, विश्वकर्मा सबसे बड़ी है, झोटवाड़ा है, जेठपुरा, काला डेरा, मलबा, कर्नाटक, सारे इंडस्ट्री नेटवर्क में आए थे। उससे मेट्रो साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी और बाहर से आने वाले हमारे व्यापारी को भी काफी फायदा देगा। काफी जनरल बातें मेरे को काफी सही है। इसको जैसे लाठी जन्म से 1 लाख रुपया लाना, इसके बाद सोलर प्लांट से बिजली फ्री देना, ये सब आम नागरिक के लिए अच्छा कदम है। ये बजट एक्सपेंड में क्या विजन है, 5 साल का बजट माननीय दिया कुमारी जी ने वो पेश किया है, निश्चित रूप से आगे आने वाला समय होगा। और हमारी जो व्यापार मांगे हैं हमको पूरा आशा, क्योंकि आशावादी है, हमको पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में हमारी ये मांगे निश्चित रूप से मानी जाएगी। एमएसपी सीट की हमारी मांग थी, एमएसपी सीट को कुछ समय तक समाप्त हो चुकी थी, जिसको बढ़ा के कम से कम 31 मार्च 2024 तक कर दिया जाए। उसको भी इन्होंने एक बात का टाइम किया, इन्होंने व्यापार उद्योग को टच नहीं किए हैं, फिर भी हमको आता है कि आने वाले समय में जब पूर्णकालीन बजट आएगा हमारी सारी मांगे बराबर उठाती आ रही है, सजेशन देते आ रही है। जैसा कि आप 70 सजेशन सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे लिए गए, उद्योग विभाग से भी लिए गए, आता है आगे बढ़ने। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए, एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, कई सारे टैक्सेस हैं वो हटा दिए गए हैं और उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर्स को
अट्रैक्ट करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? एमनेस्टी इसका जो अधिक प्रावधान लाया गया है निश्चित रूप से स्वागत के कदम है। और फिर लैंड में भी 1,10,000 का देखें पुरानी सारी मांगें पूरी हो जाएगी, ये भी एक स्वागत के कदम है। निश्चित रूप से जो सरकार कोई भी व्यापार उद्योग किसी भी राज्य की प्रगति की रीढ़ की हड्डी होती है और एमएसएमई सेक्टर विशेषकर जहाँ 45 से 50% जीएसटी एमएसएमई सेक्टर से ही आता है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पूरा इंडिया बढ़ रहा है, तो राज्य खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और निश्चित रूप से जीडीपी जो हमारी 1.72 करोड़ आज जनवरी में कलेक्शन हुआ है, एवरेज इसका 1.66 लाख करोड़ हर महीने आ रहा है, जिसकी रूप से ये देश की प्रगति, व्यापार उद्योग की प्रगति दर्शाती है। और व्यापार उद्योग को बीच बीच में लोन जो ऋणों पे जो हमारे 2 लीटर लोन जो मिलता है 2 करोड़ तक है, उसको भी करना, इसके लिए हमको लास्ट पॉइंट पे जाके कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देते हैं। बिजली की दरें जो राजस्थान में इंडिया में तीसरे चौथे नंबर पर है, इसको हमको संकट लाना पड़ेगा। तो पड़ोसी राज्यों के सभी निश्चित रूप से राजस्थान का अरविंद माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बोला भी थे कि एक इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो इन्वेस्टर समिट में लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। लैंड इतनी महंगी, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा एरिया है पूरे देश का, फिर भी लैंड इतनी महंगी है, इसको लैंड बैंक बना के इसको या तो स्टार्टअप का जो हमारा मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान का सबका स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है, तो लैंड को बना के किराए पर भी लैंड है। दूसरी जो लैंड एक्शन होती है उसमें इंटरेस्ट रेट आपके 9% चार्ज किया जाएगा, इसको बैंक के संकट 7% को लाकर इसको संकट बनाना पड़ेगा, तभी राजस्थान में व्यापार उद्योग में बिल्कुल। इसके अलावा बात की जाए, हर घर की जरूरत होती है गुड़ और चीनी, मंडी टैक्स हटा दिया गया है जिससे कि वो सस्ते होंगे, इसको किस नजर से देखते हैं? ये मांग हमारी पिछले 10 साल से लगातार हो रही है कि चीनी पे और मंडी टैक्स कभी भी नहीं है। यहाँ 0.60 मंडी टैक्स था, तो जिसको निश्चित से हटा के आज राजस्थान में ये बहुत स्वागत के कदम हुआ है कि राजस्थान में मंडी टैक्स चीनी और गुड़ पे रहा। इसके अलावा मैं मांग करना चाहूंगा 1 नेशन 1 टैक्स जो जीएसटी की भावना थी, बाकी और भी टैक्स है, सबको 1 नेशन 1 टैक्स में ला दिया जाए, हर स्टेट को बराबर पर ला दिया जाए और निश्चित रूप से प्रगति करेगा। उसके बाद टेंडर जो होते हैं मुझे उसमें हमेशा भी सेक्टर को प्राप्त कर दिया, ऐसे तो प्रावधान है, लेकिन फिर भी बाहर के स्टेट के लोग आके यहाँ टेंडर ले जाते हैं। दूसरी बात जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है टेंडर के लिए, इसके मेरे लिए एक सजेशन आपको चैनल के मार्फत करना चाहूंगा, जिसमें बैंकों की पासबुक होती है, क्रेडिट पासबुक, ऐसा सिस्टम करना, क्योंकि जो प्रोसेस में जाती है महीनों 6 महीने सालों तक वापस नहीं आती है, ऐसे में खाली पासबुक नंबर डाल दिया जाए, टेंडर जिसके आगे वो ठीक नहीं है, अगली बार जब कोई टेंडर अप्लाई करे उसमें वो नंबर डाल दे और काम खत्म, जिसे रिफंड मिलेगा तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करूंगा मैं कांग्रेस नेता प्रोफेसर सीबी यादव जी की ओर। सीबी यादव जी, आपकी बात बीच में मैंने रोक दी थी, आप कंटिन्यू करें। टैक्स को लेकर के जिस प्रकार से चीनी और गुड़ को मंडी टैक्स उसको मुक्त कर दिया गया है, मंडी टैक्स हटा दिया गया है, भूमि कर समाप्त कर दिया गया है, ये जो घोषणाएं की गई है इनको किस नजर से देख रहे हैं? बेसिकली पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों को उनको सुविधाएं देना ये एक पक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा ही है, उनकी नीति भी रही है, क्योंकि ये अमीरों के लिए और अमीरों के द्वारा सरकार होती है। इसमें मुझे कहीं से भी कोई एक बात बता दीजिए कि किसान के लिए हमने ये कमिटमेंट इस बजट में दिखाई देता है, गरीब के लिए ये दिखाई देता है, कोई युवाओं के लिए ये दिखाई देता है। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे इसके अंदर किसानों को जो बात कही गई है इस बजट के अंदर, क्योंकि माननीय कृषि बजट किया था और किसानों ने कई तरह की स्कीम्स रखी थी, अब वो स्कीम जारी रहेगी कि नहीं रहेगी इसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी, आज 3-4 महीने को सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही है, इसका कोई जिक्र नहीं है कि वो जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, बल्कि इसके अंदर 5 लाख तक के कर्ज देने की बात कही गई है। और जो गेहूं की खरीद की गारंटी का इनका कम से कम एक कानून, ये कमिटमेंट था कि हम 2700 रुपए में गेहूं की खरीद करेंगे, वो कोई कमिटमेंट इसमें नहीं दिखाई देता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर इन्होंने खुद ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार आकर के 12,000 रुपए हम वार्षिक करेंगे। अरे भैया, इसमें तो कहीं दूर दूर तक भी वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो कर्मचारी बहुत सशंकित है इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के।
एक शब्द बजट में नहीं है कि आप आखिर आपका कह रहे हैं ये विजन है, विजन है। विजन में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि केवल कॉर्पोरेट का विजन हो सकता है, बल्कि इसमें ना कर्मचारी है, ना कोई गरीब है। गरीबों के लिए 450 रुपए सिलेंडर की बात कही गई है। आशीष जी, आप खुद भी बताइए, ये कह रहे हैं कि 450 गरीबों को दिया जाएगा, लेकिन गरीब ऐसा क्या है आपकी? मैंने जो इनकी गरीबों की जो परिभाषा देखी है कि किसी के पास मोबाइल होगा वो गरीब नहीं होगा, 2 पहिया वाहन होगा वो गरीब नहीं होगा। मतलब आपकी गरीबी की ये जो शर्तें लगाई है उसके अंदर तो किसी को 450 रुपए में एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिलेगा, एक परिवार को सिलेंडर नहीं मिलेगा। भैया आपने कमिटमेंट सारे सारे इस प्रदेश की जनता से किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? वेट का तो ऐसा था कि ये इतना मतलब पेट्रोल डीजल की वेट को लेकर के आपको पूरे चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया था और पहले ही कैबिनेट में ये डिसीजन होना था। मैं आज बीजेपी से पूछना चाहता हूं, भाई वेट पर आपका इतना बड़ा स्टैंड था, फिर आप कहां ले रहे हो? ये काठे की बात कर रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट उसी तरह से मैनेजमेंट रहा है। ये कह रहे 55 लाख करोड़ रुपए का जो पहला जो गाठा था, अभी मैं इसमें देख रहा था राज को, इसका गाठा 67 लाख करोड़ रुपए का पेश कर दिया आपने। 4 महीने के बजट में 13 लाख करोड़ को इंक्रीज कर दिया। तो कहां से मतलब इसमें विजन मुझे कोई बताए ये कि इसके अंदर किसान का ये विजन है, गरीब का ये विजन है, आपका युवाओं का ये विजन है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। युवाओं के लिए 70,000 सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है, 1 वर्ष का कैलेंडर जारी करने की बात कही गई है, किसानों के लिए, किसानों के बच्चों को फ्री शिक्षा की बात कही गई है, ये कोशिश की गई है युवा और किसानों के लिए। मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी, जिस प्रकार से सीबी यादव जी कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का विजन नजर नहीं आ रहा है, किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, क्या कुछ कहेंगे किसानों को और युवाओं को लेकर के इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, ऐसा सीबी यादव जी का जो कहना है? देखिए, हमारी सरकार का प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, जो युवा, महिला, किसान और गरीब, और उन चारों जातियों को, उन चारों वर्गों को ध्यान में केंद्र में रखते हुए ये बजट भी है और केंद्र का बजट भी आया था। अब ये बोलते हैं कि युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के लिए 70,000 नौकरियों का भर्ती है तो तुरंत अभी बोल दिया, और 1 साल का कैलेंडर और जारी करेंगे। किसानों के लिए हमने बोला कि किसानों के लिए क्या क्या काम हुआ है, उसके बाद महिलाओं के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, सब काम तो हो रहे हैं। 17 भोजन को जो 450 ग्राम आप खुराक देते थे उसको 600 ग्राम बढ़ा दिया, थाली का जो कंट्रीब्यूशन था 17 रुपये उसको बढ़ाकर 24 रुपये कर दिया गया है। तो हम पौष्टिकता पे ध्यान दे रहे हैं, हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, हम व्यक्ति निर्माण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, व्यक्तियों को सशक्त बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति सशक्त बने, कैसे एंटरप्रेन्योर बने। हम गरीबी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, आप गरीब को देने की बात करते हो, हम गरीबी से ही बाहर निकालने की बात करते हैं। विजन का फर्क है। हम ये चाहते हैं कि भारत, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, उसको ऐसा संसाधन उपलब्ध कराया जाए, उसको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, यहाँ की सड़कें सही हो, यहाँ का जल व्यवस्था सही हो, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सही हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़े। तो व्यक्ति को गरीब बनाए रखना नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को गरीबी रेखा से निकालना, अंतिम व्यक्ति को बराबर लेके आना और उस तरीके से उसको काम करना। ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आपका कुप्रबंधन ऐसा रहा, आर्थिक कुप्रबंधन की, आपने डेट के अंदर डालते गए 37% जीडीपी, देश का जीडीपी डेट 16% है और आपने राज्य का जीडीपी 37% कर दिया। आज देखें तो राज्य का जीडीपी नंबर 1 पंजाब के बाद नंबर 2 अपना है, पंजाब में भी आपकी सरकार है। तो आपका आर्थिक कुप्रबंधन हर तरह से देखने को आ रहा है, जनता सब समझ रही है। हम, आप बोलते हो महिलाओं को सिलेंडर नहीं दिए, 72 लाख परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर अब तक मिल चुके हैं। आपको डेटा नहीं पता है शायद कहीं, तो आप पहले अध्ययन कीजिए। हमारा उद्देश्य, कहना है क्राइटेरिया जो है उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मोबाइल होगा तो उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बातें। जो क्राइटेरिया फिक्स था उस क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया है, वही क्राइटेरिया है और उसी के ऊपर हमने 50 रुपए की और राहत दी है सबको। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अंतिम व्यक्ति, हमारा तो पार्टी का विचार और आधार यही है कि अंतिम व्यक्ति को कैसे बराबर लाकर खड़ा करना है। हमारा दिन रात एक ही लक्ष्य रहता है कि सबको समान अवसर प्रदान करें, सबको समान सुविधाएं मिले, सबको आगे लाएं और व्यक्ति निर्माण कर समाज का निर्माण करें, समाज का राष्ट्र से राष्ट्र का निर्माण हो। बिल्कुल। सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सीबी यादव जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो सवाल थे वो क्यों नहीं आए। नेट पर क्या स्टैंड है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या स्टैंड है, तो मोटे सवाल थे। इनकी जो प्रधानमंत्री की गारंटियां थी 2700 रुपए में गेहूं की खरीद की गारंटी थी, उस पर क्या स्टैंड है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 12,000 रुपए सालाना उनकी गारंटी थी, उस पर क्या स्टैंड है? उसमें कोई बात नहीं है और केवल स्लोगन। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता मुझे ये बताए कि इनकी सरकार ने क्या। बिल्कुल बताइए प्रियव्रत जी,
जो गारंटी है, मोदी की गारंटी, उसका कहीं जवाब उनको नहीं मिलता नजर आ रहा है। सम्मान निधि में 6,000 रुपए जो दिए थे भजनलाल जी से ने पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 8,000 रुपए उसको डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात, चरणबद्ध तरीके से ये बढ़ेगी, 12,000 रुपए तक जाएगी, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं और वो आपको करके दिखाएंगे। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और ये आज तक हुआ है 10 साल में। आपके राहुल गांधी जी की तरह नहीं है कि 1 से 10 तक गिनेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा और चल देंगे और बाद में शकल भी नहीं दिखाएंगे। हम ऐसे नहीं है, हम ऐसा विचार नहीं, हम वही बोलते हैं जो हम कर सकते हैं और वो करके दिखाते हैं। जो बोलते हैं मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी, और वो कंप्लीट होगी। आप इसमें निश्चिंत रहिए। और जनता जानती है कि देश एक सुरक्षित हाथों में, योग्य हाथों में, और उसी के हिसाब से जनता उसको स्वीकार कर चुकी है। आप लोगों को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक है, आप भी स्वीकार करेंगे एक दिन। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, केवल खरीदना सीखा है, बेचना सीखा है। कुछ नहीं, वैल्यूएशन करना सीखा है हमने बेचना नहीं सीखा। हमने गवर्नमेंट, आप देखिए सरकारी कंपनियों को कोई खरीदता भी नहीं था, आज सरकारी कंपनियां 10-10 गुना भाव में बिक रही है। सरकारी कंपनियों के शेयर 10 गुना हो गए। क्यों हो गए? हमने क्वालिटी दी, वहां मैनेजमेंट आदमी वही है, लोग वही है, उनका कुशल प्रबंधन किया, उनका विजन हमारे विजन से जोड़ा कि हमें कैसे बढ़ाना है कंपनियों को। आज कंपनियों की हालत देखिए, पीएसयू की हालत देखिए, आप सब प्रॉफिट कमा रही है, सब काम करिए, उनका वैल्यूएशन देखिए, 10 टाइम वैल्यूएशन हो गया। जो आपके टाइम में वैल्यूएशन एक पीएसयू का 1 लाख करोड़ नहीं होता था, वो 10 लाख करोड़ का वैल्यूएशन कर दिया। आज देश की संपदा बढ़ी है, बिकी नहीं है। आपको कैलकुलेशन करिए फाइनेंशियल एंगल से। मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है कि वैल्यूएशन की मेथड क्या है, वैल्यूएशन क्या है। आज देश का जीडीपी कहां पहुंच गया? हमने 1.7 ट्रिलियन से स्टार्ट किया था, आज 4.3 ट्रिलियन पे आ गए। और अगले 5 साल में मोदी जी करेंगे 3rd इकोनॉमी बना देंगे वर्ल्ड की, तो बना देंगे, 101% बनेगी। देश का युवा जाग चुका है, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इन सब से ऊपर उठकर केवल और केवल विकास की बात करता है और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है और वो जरूर करके दिखाएगा। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा, बजट पर बहस लगातार जारी रहेगी। बजट में क्या है खास, इस पर मेहमानों से चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A1 TV।